यूपी एसटीएफ या फिर यूपी के गैंगस्टरों की जब जब बात होती है तो गोरखपुर के गैंगस्टर रहे श्री प्रकाश शुक्ला का जिक्र जरूर होता है। अब जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे खूंखार गैंगस्टरों की बात होती है तो उसे पनाह देने वालों की भी चर्चा होती है। जी हाँ, यूपी के कद्दावर नेता रहे हरिशंकर तिवारी, जिनका कल निधन हो गया, जिनके निधन के बाद कहा जा रहा है एक युग का अंत हो गया। कौन थे हरिशंकर तिवारी, जिनके निधन के बाद आज यूपी के गोरखपुर में लाखों की संख्या में भीड़ धर्मशाला पर पहुंची है उनके अंतिम दर्शन के लिए। आज के इस वीडियो में यूपी के कद्दावर नेता रहे हरिशंकर तिवारी के दोस्ती, दुश्मनी और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे खतरनाक गैंगस्टरों की उत्पत्ति से लेकर ब्राह्मणों के नेता बनने तक की कहानी बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया। हरिशंकर तिवारी चलते, उठते, बैठते चौकन्ना रहा करते। किसी को देखते तो अंदर तक थाह लेते थे, किसी को घूरते तो कपा देने वाली क्षमता रखते। बात तो सौम्यता से करते थे, लेकिन उसमें वजन होता था। बातचीत भी चित्त करने वाली चाल चलते। मुद्दों को बहुत देर तक नहीं खींचते, समाधान का फरमान जारी किया करते थे। कपड़े साफ और कलफदार पहना करते थे। जवानी के दिनों में जब निकलते तो बहुत कम लोगों को पता होता था कि जाना कहाँ है। काफिला कितना भी लंबा हो, लेकिन आसपास केवल विश्वसनीय लोग पहुँच पाते थे। हरिशंकर तिवारी छोटे कद के थे, लेकिन उनकी निगाहें पैनी थी। बड़े कद वालों को बैठा कर बात किया करते। स्वभाव में ब्राह्मणों की एक लचक थी, लेकिन अंदर से अक्खड़ थे। जो ठान लेते वो करके मानते। उन्हें ठहाके लगाकर हंसते हुए शायद किसी ने कभी देखा हो। वो हल्के से मुस्कुराते, चश्मे को नीचे करते, झांकते हुए आंखें पुरानी हिंदी फिल्मों में मुनीम की याद दिलाती हो वैसे देखा करते। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से राजनीति शुरू करने वाले हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल के माथे पर लकीर खींच दी। उनसे पहले क्राइम कुंडली वाले लोग नेताओं के इशारे पर काम किया करते थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने सबसे पहले ये बात समझी थी कि अगर राज करना है तो खुद को राजनीति में उतारना होगा। अगर हम जिताने का दम रखते हैं तो जीत क्यों नहीं सकते। हाँ, इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाने होंगे और उनका कायदे से पालन भी करना होगा। हरिशंकर तिवारी ने तय कर रखा था कि आम पब्लिक को कभी परेशान नहीं करना है, गरीबों और मजलूमों के साथ खड़े होना है। लड़ना उनसे है जिनकी तूती बोलती है, उसको ऐसे पटकनी देनी है कि बड़ा संदेश जाए और छोटे मोटे लोग अपने आप शरणागत हो जाएं। जो शरण में आ जाएं वो हाल में उसकी रक्षा करनी, हर हाल में, चाहे उसने कुछ भी कर रखा हो। प्रशासन से सीधे पंगा कभी नहीं लेना है। काम कुछ इस तरह से करना है कि प्रशासन नाराज ना हो और सब कुछ हो। गांव की राजनीति से लेकर स्कूल कॉलेज तक अपने गुट तैयार करने हैं ताकि लोगों की जुबान पर नाम उनका चढ़ा रहे। ऐसे लोगों की फौज तैयार करनी है जो एक इशारे पर मरने और मारने पर उतारू हों। कुछ इस तरह के फॉर्मूले हरिशंकर तिवारी ने अपने जवानी के दिनों में ही समझ लिए थे। गोरखपुर जिले की विधानसभा सीट है चिल्लूपार और यहीं के एक गांव टांडा में हरिशंकर तिवारी का जन्म हुआ था। हरिशंकर तिवारी पढ़ाई करने जब गोरखपुर पहुंचे थे तो गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में तब एक वहाँ पर मठ हुआ करता था और आज भी है, तब सिक्का चलता था। गोरखनाथ पीठ का कोई जो है चुनौती स्वीकार नहीं करता था। कोई सोच नहीं सकता था कभी हम ऐसा करेंगे। दिग्विजयनाथ से लेकर महंत अवैधनाथ के ज़माने तक वहाँ पर दरबार लगते थे और वहीं से फरमान जारी हुआ करते थे। प्रशासन की भी हिम्मत कभी नहीं होती थी कि उसे नकार सके। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने आए कुछ नौकरशाहों को ये बात बहुत खलती थी, लेकिन बस नहीं चलता था। राज्य में उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती, महंत ठाकुर होते और आरएसएस में उनका दबदबा हुआ करता। दबदबा ऐसा था कि मठ के आगे सीएम की भी उस वक्त नहीं चलती थी। दूसरी ओर गोरखपुर विश्वविद्यालय को अपनी एक अलग गरिमा थी। पूर्वांचल के कोने कोने से उस वक्त लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और इस छात्र संघ पर ठाकुरों का एक तरह से कब्जा हुआ करता था। ब्राह्मण पढ़ने में बहुत तेज हुआ करते थे, लेकिन ठाकुरों का वर्चस्व उन्हें खलता था। मठ और विश्वविद्यालय मिलकर गोरखपुर को मुकम्मल बनाया करते। गोरखपुर जंक्शन भी अपने आप में बहुत बड़ा था। 1970 के दशक में गोरखपुर में छात्र नेता हुआ करते थे रविंद्र सिंह। ठाकुरों की ठसक तो उनमें थी ही, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास किया करते थे। उनके शागिर्द हुए वीरेंद्र प्रताप शाही, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक जाने की कुव्वत भी रखा करते थे। रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जब चुने गए थे तो मठ पर पहले से ही ठाकुरों का उस वक्त वर्चस्व था। अब यूनिवर्सिटी में भी उनका दबदबा साफ तौर से देखने को मिला। इसी के आसपास जब हरिशंकर तिवारी वहाँ पर पहुँचे
तो सबसे पहले किराए का कमरा लेकर वहाँ पर रहा करते थे। परिस्थितियाँ वो भाप रहे थे, ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पा रही थी और मठ और विश्वविद्यालय की राजनीति को समझ लेने के साथ वो रेलवे के ठेकों को भी समझने लगे थे। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का एक कॉकटेल उनके दिमाग में उस वक्त आने लगा था। हरिशंकर तिवारी को ये उस वक्त लगने लगा था कि किराए के घर में रहने से पहचान नहीं बनने वाली। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए, एक ऐसी माकूल जगह चाहिए जहाँ पर किलेबंदी हो सके, फैसले हो सके, बिना रोक टोक के लोग वहाँ पर आ जा सके। कहा जाता है कि मठ की तानाशाही से तंग आकर डीएम की तिवारी को शह मिल गई थी उस वक्त डीएम चाहते थे कि मठ के पैरेलल कुछ ऐसा खड़ा किया जाए जिससे कि दरबार शिफ्ट हो जाए और वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाए। इधर हरिशंकर तिवारी को भी एक मौके की ही तलाश थी। नौकरशाहों ने ही तिवारी को रेलवे के ठेकों में हाथ आजमाने के सुझाव दिए और उनकी राह यहीं से आसान हो गई। हरिशंकर तिवारी ने हाथा बनाया जो कि चल पड़ा। ज़मीन जायदाद के झगड़े वहीं से निपटाए जाने लगे। ठेके, टेंडर के फैसले भी यहीं पर होने लगे। तिवारी प्रशासन की शह पर इतने बड़े हो गए थे कि बाद में प्रशासन उनके सामने बौना हो गया था। धीरे धीरे उस हाथे में लोग आने जाने लगे, हुजूम बढ़ने लगा। हरिशंकर तिवारी ने जेपी आंदोलन में भले ही भाग ना लिया हो, लेकिन युवाओं की ताकत वो समझ चुके थे। उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को गोलबंद करना शुरू कर दिया और इससे उनकी जो अस्मिता थी वो एक तरह से जुड़ती चली गई। हालात उस वक्त ऐसे हो गए थे कि गोरखपुर के कॉलेजों से लेकर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर तक के कॉलेजों, जो विश्वविद्यालयों की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति चलने लगी।